So now we will see what is a risk register. The main output of the risk identification process is a list of identified risks and other information needed to begin creating a risk register. रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का जो मेन आउटपुट है दैट इज बेसिकली हमें आइडेंटिफाइड रिस्क्स की एक लिस्ट मिल जाती है और उनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है. इसी सेट ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क्स और रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम एक रिस्क रजिस्टर को क्रिएट करते हैं. अ रिस्क रजिस्टर इज अ डॉक्यूमेंट that is often displayed in a table or spreadsheet format. रिस्क रजिस्टर क्या है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम टेबल की शक्ल में डिस्प्ले करते हैं या स्प्रेडशीट फॉर्मेट में डिस्प्ले करते हैं. अ टूल फॉर डॉक्यूमेंटिंग पोटेंशियल रिस्क इवेंट्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली रिस्क रजिस्टर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल रिस्क इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करते हैं. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रिस्क रजिस्टर में तमाम आइडेंटिफाइड रिस्क और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई किया जाता है. रिस्क इवेंट्स रेफर टू स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट्स. रिस्क इवेंट बेसिकली हमारे पास कुछ स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशंस होती हैं that may occur to the detriment or enhancement of the project. जिनकी occurrence के बाद हमारे जो प्रोजेक्ट है या वो हमारा प्रोजेक्ट बुरी तरह इफेक्ट भी हो सकता है और इसमें एनहांसमेंट के चांसेस के बढ़ने का भी इम्कान होता है. तो बेसिकली ये ऐसे एबनॉर्मल सिचुएशंस होती हैं जो कि प्रोजेक्ट की नॉर्मल एग्जीक्यूशन के दौरान अकर हो जाती हैं. ठीक है, दैट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्क्स और वो हमारे प्रोजेक्ट को पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्ट करते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द रिस्क रजिस्टर कंटेंट्स. रिस्क रजिस्टर के कंटेंट्स क्या होते हैं? हर रिस्क रजिस्टर में हर रिस्क का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसका रैंक होता है. रैंक से मुराद वो मीडियम लेवल का है, वो हाई लेवल का है, वो लो लेवल का है. रिस्क किस लेवल का है उस बेसिस पे उसको रैंक कर दिया जाता है. हर रिस्क इवेंट को एक नेम दिया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है और उसकी कैटेगरी डिफाइन की जाती है जिसके अंदर वो पर्टिकुलरली जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है. और हर रिस्क के जो रूट कॉजेज हैं जिनकी वजह से वो अकर होता है उनको हम वहां पे हाईलाइट करते हैं. देन वो ट्रिगर्स या वो इवेंट्स जिनके रिजल्ट में हमारा जो रिस्क है वो एक्चुअली अकर होता है उनको हम लिस्ट डाउन करते हैं और उनके लिए जो हमारे पास पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज हैं या हमारे पास जो कॉन्टीजेंसी प्लान्स हैं जिनको यूज करते हुए हम रिस्क को मैनेज करते हैं उनको भी इस रजिस्टर का पार्ट बनाया जाता है. और रिस्क के ऑनर को और वो पर्सन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टू मैनेज दैट रिस्क, दैट इज बेसिकली documented in this particular risk register. The probability and impact of each risk occurring, वो रिस्क के अकर होने के कितने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका इम्पैक्ट लेवल क्या है, इसको भी डॉक्यूमेंट किया जाता है. और फाइनली हर रिस्क का जो स्टेटस है उसको डिफाइन किया जाता है. सो बेसिकली दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द रिस्क रजिस्टर. जैसे कि दिस इज अ सैंपल रिस्क रजिस्टर. वी हैव द आइडेंटिफिकेशन नंबर for each risk, then we have ranked them according to the priority. हमने उसको रैंक किया हुआ है. ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 so on जो भी है. Then we have the risk description here. रिस्क को डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि दिस इज पर्टिकुलरली दिस इज द प्रॉब्लम, ये इस नेचर का है, ये इस पॉइंट पे अकर हो सकता है और ये पर्टिकुलर इसकी डिटेल है. देन कैटेगरी को डिफाइन किया जाता है, उसके रूट कॉजेस को डॉक्यूमेंट किया जाता है. वो इवेंट्स जो बेसिकली उस रिस्क के अकर होने की वजह बनते हैं, वो ट्रिगर्स, उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया जाता है. हमारे पास जो कॉन्टीजेंसी प्लान्स है, ये जो पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज जिनको हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है, उनको इस रिस्क रजिस्टर का पार्ट बनाया जाता है. हर वो पर्सन जो रिस्क को मैनेज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया जाता है. उसकी प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ अकरेंस और उसका इम्पैक्ट और उसका स्टेटस जो है वो भी हम इस रिस्क रजिस्टर का पार्ट बनाते हैं. सो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज परफॉर्मिंग क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोसेस.
In this process we have to assess the probability and impact of identified risk. हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास लिस्ट है रिस्क की, उसको सामने रखते हुए, हर रिस्क को सामने रखते हुए हम उसकी प्रोबेबिलिटी को असेस करते हैं और उसके इम्पैक्ट को असेस करते हैं. टू डिटर्मिन देयर साइज एंड प्रायोरिटी. बेसिकली ये जो असेसमेंट है, ये इसका मकसद ये है कि हम उस पर्टिकुलर रिस्क के साइज को डिटर्मिन कर सकें और उसकी प्रायोरिटी को जज कर सकें. मीन्स कि अगर एक रिस्क है, पर्टिकुलर रिस्क है, तो उसके चांसेस क्या है, कितने % चांसेस है कि वो कर होगा, और अगर वो कर होता है तो उसका प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पे क्या इफेक्ट हो सकता है, किस लेवल तक इफेक्ट हो सकता है. उसकी बेसिस पे हम उसके साइज को डिटर्मिन करते हैं और प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं रिस्क की. रिस्क क्वांटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स इंक्लूड probability, impact matrix, the top 10 risk item tracking and expert judgment. तो basically qualitative risk analysis के लिए जो techniques हम use करते हैं, उनमें हमारे पास probability impact matrix है, top 10 risk item tracking है और expert judgment है. So this is basically a sample probability impact matrix. इसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास ये एक particular table है. इस table में particularly on x axis we have defined the impact ऑफ द रिस्क. एक रिस्क है, उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे लो लेवल का होगा, मीडियम लेवल का होगा या हाई लेवल का होगा. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया हुआ है ऑन लो, मीडियम एंड हाई स्केल. अब इन मेजर्स को सामने रखते हुए हमने क्या किया हुआ है, हमने क्लासिफाई किया हुआ है रिस्क को. किस तरह से कि लेट्स सपोज अगर हम रिस्क 1 की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट लेवल ऑफ रिस्क 1, इसको हम कैटेगराइज करेंगे इन दिस पर्टिकुलर एरिया. इससे मुराद क्या है कि इस पार्टीशन में, इस मैट्रिक्स के हिस्से में हमारे पास रिस्क 1 और रिस्क 4 ऐसे रिस्क्स हैं जिनका इम्पैक्ट लेवल भी हाई है और जिनकी प्रोबेबिलिटी भी हाई है. इसी तरह रिस्क 12 एक ऐसा रिस्क है जिसका इम्पैक्ट भी हाई है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी लो है. ठीक है जी, जिसके चांसेस ऑफ अकरेंस कम है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट लेवल है वो बहुत हाई है. इसी तरह से रिस्क 9 के जो इम्पैक्ट लेवल है दैट इज मीडियम, लेकिन इसके जो चांसेस है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की, दैट इज हायर लेवल. तो इसी तरह से हमने तमाम रिस्क को, जो आइडेंटिफाइड रिस्क हैं, उनको इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को सामने रखते हुए इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हुए क्लासिफाई करेंगे. So this is basically sample probability impact matrix. So next जो हमारे पास टेक्निक है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, दैट इज टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग. टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग एक ऐसी क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस टूल है, ये टेक्निक है जिसकी मदद से हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं. और बेसिकली ये जो पर्टिकुलर टेक्निक को परफॉर्म करने का मकसद ये है कि वी नीड टू मेंटेन एन अवेयरनेस ऑफ रिस्क थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. रिस्क के हवाले से हमें अवेयरनेस होनी चाहिए. इस अवेयरनेस को मेंटेन रखने के लिए हम टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग करते हैं. एस्टैब्लिश अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द टॉप 10 प्रोजेक्ट रिस्क आइटम्स. तो बेसिकली पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है टॉप 10 प्रोजेक्ट रिस्क आइटम्स को टाइम टू टाइम. हर थोड़े टाइम के बाद हम दोबारा से रिस्क को रिव्यू करते हैं. जो टॉप 10 रिस्क हैं उनको रिव्यू किया जाता है. List the current ranking, previous ranking, number of times the risk appears on the list over a period of time, and a summary of progress made in resolving the risk items. So let's suppose this is the example of top 10 risk item tracking. Monthly ranking की गई है जी. फर्स्ट मंथ में ये जो पर्टिकुलर रिस्क है which is inadequate planning, ठीक है जी, इसका जो फर्स्ट मंथ में रैंक था दैट वाज 1. जो करंट मंथ है, सॉरी, उसमें जो रैंक है दैट इज 1, लेकिन लास्ट मंथ में इसका रैंक 2 था. तो नंबर ऑफ मंथ्स इन टॉप 10, जो 4 मंथ्स इसको हम बेसिकली मॉनिटर कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर टेक्निक. और इसमें जो रिस्क रेजोल्यूशन प्रोग्रेस, जो अगर हम देखे जाएं, जो एक्टिविटीज हम इस रिस्क को मैनेज करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली वर्किंग ऑन रिवाइजिंग द इंटायर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रिवाइज करने के लिए उस पर काम किया जा रहा है. So basically in this way we can identify the top 10 risks, and then we will have to keep a track of all of these 10 risks in order to maintain the awareness in the project life cycle. So the next process that we will focus here is performing quantitative risk analysis process. इससे पहले जिस process को हमने देखा था that was qualitative risk analysis. अब हम किसको देख रहे हैं? Quantitative risk analysis को देख रहे हैं.
सो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूमेरिकली एनालाइज कर रहे होते हैं। किसको एनालाइज कर रहे होते हैं? इफेक्ट्स ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑन द एंटायर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पे जो आइडेंटिफाइड रिस्क्स हैं उनका इम्पैक्ट कितना होगा, उनका इफेक्ट कितना होगा, इसको हम न्यूमेरिकली एनालाइज करते हैं। द बेनिफिट्स of this process is that it creates information of the quantitative risk to support the decision making of project managers to minimize the uncertainty of the project. Basically इस जो particular process का जो benefit है, इसके थ्रू हमें ऐसी information मिलती है in quantitative risks analysis जिस information की basis पे हम important decisions ले सकते हैं। और ये decisions कौन लेता है? हमारे project managers लेते हैं in order to minimize the uncertainty of the project. अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें इस एनालिसिस के रिजल्ट में मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हम अपने प्रोजेक्ट की जो अनसर्टेनिटी लेवल है उसको कम से कम कर सकें। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए वी नीड सर्टेन इनपुट्स। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इन्फॉर्मेशन हम रिस्क मैनेजमेंट प्लान से भी लेते हैं, रिस्क रजिस्टर से भी लेते हैं, एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो भी हम कंसीडर करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान को भी हम कंसीडर करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स जो कि यूज किए जाते हैं उनको बेसिकली यूज करते हुए हम क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लानिंग रिस्क रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग द रिस्क यू मस्ट डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू देम। रिस्क्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, उनको क्वांटिफाई करने के बाद, नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। इस स्टेप पे हम कॉन्टीजेंसी प्लान्स जो है उनको प्रिपेयर करते हैं। वो कॉन्टीजेंसी प्लान्स जिनको फॉलो करते हुए हमने रिस्क को रिस्पॉन्ड करना है। इसलिए रिस्पॉन्ड करना है ताकि हम उसको मैनेज कर लें, हम उसको कंट्रोल कर लें, हम उसको इजीली हैंडल कर लें, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट की जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसको जारी रख सकें। 4 मेन रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज फॉर नेगेटिव रिस्क। जो हमारे नेगेटिव रिस्क हैं उनके लिए 4 तरह की स्ट्रेटेजीज जो है हम उन पे काम करते हैं। नंबर 1 रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क एक्सेप्टेंस, रिस्क ट्रांसफेरेंस एंड रिस्क मिटिगेशन। रिस्क को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? हम प्लान्स को फोकस करते हैं कि हम वो स्टेप्स क्यों ना अडॉप्ट करें, हम वो प्रोसेसेस क्यों ना अडॉप्ट करें जिसकी मदद से अगर रिस्क को अकर होने से ही अवॉइड किया जा सके। हम उन स्ट्रेटेजीज को, हम उन टेक्निक्स को अप्लाई करें जिनकी मदद से वो रिस्क अकर ही ना हो। रिस्क एक्सेप्टेंस में बेसिकली हम कुछ रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं। किस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि उनका कोई ऐसा हमें कोई इकोनॉमिकल लॉस नहीं होता, या उनके अकरेंस में हमें कुछ ऐसा इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते जो हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्ट करें। रिस्क ट्रांसफेरेंस में हम क्या करते हैं कि बजाय हम लोग खुद उस रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम कोई थर्ड पार्टी हायर कर लेते हैं टू मैनेज दैट पर्टिकुलर रिस्क। कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर रिस्क को मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस थर्ड पार्टी की होती है। रिस्क मिटिगेशन में बेसिकली हम वो स्ट्रेटेजीज जो है अडॉप्ट करते हैं, प्रपोज करते हैं, जिनको अडॉप्ट करने से, अप्लाई करने से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उस नॉर्मल सिचुएशन को डील कर सकते हैं किसी भी तरह। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क। द मॉनिटर एंड कंट्रोल रिस्क प्रोसेस इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्स प्लान्स। अब हमने क्या करना है? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रिस्क प्रोसेस में हमने जो कॉन्टीजेंसी प्लान्स, जो रिस्पॉन्स प्लान्स बनाए हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे? ताकि हम उसकी एफिशिएंसी को देख सकें, उसकी एफिशिएंसी को जज कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकें। क्यों जज करें? ताकि अगर हमें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें और उन रिस्पॉन्स प्लान्स को पहले से बेहतर बना सकें, उनमें इंप्रूवमेंट्स ला सकें। आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू न्यू रिस्क एज दे अकर एंड इम्प्रूविंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हम रिस्क को मॉनिटर भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। सो बेसिकली रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस के जो मेन आउटपुट्स हैं उनमें अगर हमने बेहतर बनाना है तो हम क्या करेंगे? अपने रिस्क रजिस्टर को अपडेट करेंगे, ठीक है जी।
अपडेट्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड अदर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, जो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है उसमें अपडेट्स किए जाएंगे और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उन सब में अपडेट्स की जाएंगी. So this was all about SPM's week number 13 lecture. Inshallah, we'll see you in the next week lecture. Till then, Allah Hafiz.